हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने घर पे पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दैट इज एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। मिक्सचर्स के बारे में पढ़ेंगे और मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मिक्सचर क्या होता है, व्हाट इज अ मिक्सचर, क्या तुम बता सकते हो व्हाट इज मिक्सचर इन केमिस्ट्री? Mixture is a physical combination of two or more substances or two or more components where each ingredient retains its unique chemical properties and is not chemically bonded. तो मिक्सचर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन होता है, फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है। कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता मिक्सचर के अंदर, सिर्फ फिजिकली कंबाइन होते हैं वो कंपोनेंट्स। और मिक्सचर्स को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं बाई फिजिकल मेथड लाइक फिल्टरिंग, एवापोरेटिंग। एंड मिक्सचर केम इन वेरिएबल प्रपोर्शन, कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं होता। जैसे कंपाउंड में दो एलिमेंट फिक्स्ड प्रपोर्शन में होते हैं, जैसे मिक्सचर में कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन नहीं होता, वेरिएबल प्रपोर्शन होता है। तो ये हो गया मिक्सचर और उसका प्रॉपर्टी। अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखते हैं, कितने तरह के मिक्सचर होते हैं। तो बच्चों, मिक्सचर्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ यूनिफॉर्म दे आर। तो बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मिटी मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं। पहला है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर्स have uniform composition and uniform appearance throughout. You cannot distinguish the individual components visually. तो होमोजेनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है और यूनिफॉर्म अपीयरेंस होता है, और उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट हम विजुअली सेपरेट नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते नेकेड आई में। एग्जाम्पल सॉल्ट वाटर। सॉल्ट और वाटर तुम देख सकते हो क्या? सॉल्ट देख सकते हो? जब सॉल्ट फुल्ली डिजोल्व हो गया होगा वाटर में, क्या तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो नेकेड आई में सॉल्ट कहाँ है वाटर कहाँ है? नहीं कर सकते खाली आंख में। जैसे एयर, एयर को डिस्टिंग्विश कर सकते हो क्या? एयर में जितने कंपोनेंट है नहीं कर सकते। तो सॉल्ट वाटर, एयर, ब्रास, ब्रास एक अलय है। तो ये सब होमोजेनस मिक्सचर है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, शुगर वाटर भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं होमोजेनस मिक्सचर के। अब देखते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। Heterogeneous mixture, these do not have a uniform composition and you can visibly see the different components. Heterogeneous compound, heterogeneous mixture में कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता और उसके जो कंपोनेंट को हम खाली आंख में नेकेड आई में देख सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑयल वाटर। ऑयल और वाटर नहीं घुलेगा, नहीं घुल सकता, मिक्स नहीं हो सकता। हम देख सकते हैं खाली आंख में ऑयल दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, ऑयल वाटर के ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ऑयल वाटर हो गया हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और ए बाउल ऑफ सीरियल इन मिल्क, मिल्क में सीरियल मिला होगा तो वो नहीं मिलेगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हम देख सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। सैंड इन वाटर, वाटर में सैंड मिलाएंगे तो वो आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सैंड दिखेगा वाटर भी दिखेगा। तो ये हो गया हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। यही दिया हुआ है। देखो, हाउ कैन वी क्लासिफाई मिक्सचर, यही दिया हुआ है। देख लो दो डायग्राम, होमोजेनियस मिक्सचर का डायग्राम, हेटेरोजेनियस मिक्सचर का डायग्राम दिया हुआ है। एक बीकर के अंदर सॉल्ट वाटर ले लिया, हो गया होमोजेनियस, कुछ भी पूरा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। ऐसे ही अदर एग्जांपल भी है होमोजेनियस मिक्सचर का, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। वेल स्टायर्ड शुगर वाटर, अच्छे से मिलाया होगा शुगर वाटर। और विनेगर, विनेगर भी हमको ट्रांसपेरेंट ही दिखता है। विनेगर में क्या होता है, एसिडिक एसिड वाटर में मिला होता है, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते विनेगर में। तो विनेगर भी हो गया होमोजेनियस मिक्सचर। और एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा, सोडा वाटर
उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला है होता है, तो वो भी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है वाटर। तो ये सारे होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल। तो जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर ही होता है। और देखो हेटेरोजेनियस मिक्सचर का जो डायग्राम दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, ये सैंड वाटर का ही डायग्राम। सैंड पार्टिकल इजीली विजिबल हो रहे हैं बस, और कुछ देर अगर हम रख देंगे तो सैंड सेटल डाउन हो जाएगा नीचे, सेपरेट हो जाएगा, वाटर ऊपर सैंड नीचे हो जाएगा, हो गया हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ऐसे ही ऑयल वाटर पूछा है, इज द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस? हेटेरोजेनियस ऑब्वियसली। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर हेटेरोजेनियस मिक्सचर? बहुत एग्जाम्पल हो सकता है, जो हम मिक्सचर खाते हैं वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया। और एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है देखो, लेजर लाइट लिया और 3 तरह के मिक्सचर लिया। पहले बिकर में वो सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, दूसरे बिकर में वो ले लिया बिकर बी, चॉक पाउडर वाटर के साथ मिला लिया, और तीसरे बिकर में मिल्क और वाटर मिला लिया। ये 3 बिकर लिया और तीनों में लेजर लाइट पास किया। तो देखो जो पहले हमने लिया सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट और वाटर में कंप्लीट डिजल्व किया हुआ है, तो लेजर लाइट आराम से पास हो गया। लेजर लाइट का जो पाथ है नहीं दिख रहा है, सिर्फ लेजर लाइट पास हो गया, एंटर एंट्री हुआ, एग्जिट पॉइंट में हमें दिख रहा है लेजर लाइट। सॉल्यूशन के अंदर पाथ नहीं दिख रहा है लेजर लाइट का। और जो सेकंड वाला बिकर में जहाँ पे चॉक पाउडर लिया, देखो वहाँ पे पूरा का पूरा पाथ ही दिख रहा है, लेजर लाइट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया चॉक पाउडर के अंदर, चॉक वाटर के अंदर दिख रहा है हमें पाथ। और आखिरी वाला सी वाला डायग्राम, इसमें क्या हो रहा है, मिल्क वाटर, इसमें भी देखो पूरा पाथ लेजर लाइट कैसे पास कर रहा है, पाथ ही पूरा दिख रहा है लेजर लाइट का पाथ। तो यहाँ से ही डिस्टिंग्विश हो जाएगा कौन सा होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और 3 तरह के एक सॉल्यूशन होता है, जो पहला वाला सॉल्ट वाटर उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, और सेकंड जो चॉक वाटर ये होता है सस्पेंशन, और तीसरा है जो मिल्क और वाटर ये होता है कलर्ड। ये जो सस्पेंशन और कलर्ड इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इसलिए मैंने बता दिया। अभी हम सिर्फ सॉल्यूशन के बारे में बताना पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम सस्पेंशन और कलर्ड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस आर दी होमोजेनियस मिक्सचर्स वी ऑलरेडी नो। और सॉल्यूशन में जनरली 2 पार्ट होता है, एक सॉल्यूट दूसरा सॉल्वेंट। जनरली जो कम अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, जो सब्सटेंस डिजल्व होता है पानी में उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और जो सब्सटेंस सॉल्यूट को डिजल्व करता है अपने अंदर उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में होता है। यहाँ पे अगर सॉल्ट वाटर हम ले लें तो जो वाटर होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो सॉल्ट होगा वो सॉल्यूट होगा। वैसे ही और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, शुगर और वाटर ले सकते हैं। शुगर वाटर में तो शुगर वाटर में सॉल्यूट होगा शुगर और सॉल्वेंट होगा वाटर। तो समझ में आ रहा है कौन सा वाला सॉल्यूट कौन सा वाला सॉल्वेंट। जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है। अब चलिए देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है? अगर मैं डेफिनेशन बताऊं कंसंट्रेशन का, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a given amount of solvent or solution is termed as the concentration of the solution.
एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सपोज हमने एक गिलास पानी ले लिया या फिर 100 ml वाटर ले लिया, उसमें कितने अमाउंट शुगर और कितने अमाउंट सॉल्ट डिजल्व हो रहा है, कितने चम्मच नमक, कितने चम्मच चीनी डिजल्व हो रहा है, उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कंसंट्रेशन का मतलब? बच्चों ओआरएस के बारे में पता है तुमको? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जब तबीयत खराब होता है हम ओआरएस पीते हैं, ओआरएस सॉल्यूशन पीते हैं। ओआरएस सॉल्यूशन का ओआरएस सॉल्यूशन का पाउडर भी आता है, सॉल्यूशन भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो पाउडर होता है हम उसको वाटर में मिला के पीते हैं। तो जो ओआरएस होता है वो कैसे बनाया जाता है? उसमें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर होता है। तो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्ट को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में मिला के हम ओआरएस बनाते हैं। अगर हम सॉल्ट का अमाउंट और शुगर का अमाउंट चेंज कर देंगे, वाटर का वॉल्यूम से ना सेम रखेंगे, सॉल्ट का अमाउंट चेंज कर देंगे, तो ओआरएस बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। अगर हम वाटर का अमाउंट बढ़ा देंगे या घटा देंगे और सॉल्ट या शुगर का अमाउंट जो था वही रखेंगे, वाटर का अमाउंट चेंज कर देंगे, वाटर बढ़ा देंगे, तो वो भी नहीं हो पाएगा, वो भी ओआरएस नहीं हो पाएगा। वो फिर तो कुछ सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो कुछ फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, फिक्स्ड कंसंट्रेशन का सॉल्ट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए ओआरएस बनाने के लिए। यहाँ से ही कंसेप्ट आता है, किसका? कंसंट्रेशन का कंसेप्ट आता है। और एक एग्जांपल दूं, जो फार्मर्स जो फार्मर्स पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं क्रॉप्स में, वो अगर राइट अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में मिला के सॉल्यूशन बना के स्प्रे नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर पेस्टिसाइड का अमाउंट ज़्यादा कर देंगे और पानी का अमाउंट कम कर देंगे तो क्या होगा? वो टॉक्सिक हो जाएगा ना, तो डैमेज कर देगा क्रॉप को, एनवायरनमेंट को, सॉइल को डैमेज कर देगा। अगर वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो पेस्टिसाइड का अमाउंट कम हो जाएगा, वाटर अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो क्रॉप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में मिला के अच्छे से सोल्यूशन बना के अगर स्प्रे करेंगे, वो क्रॉप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। यहाँ से भी कंसंट्रेशन का एग्जाम्पल आता है। तो समझ में आ रहा है कंसंट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है। और हम लैबोरेटरी में जो सोल्यूशन बनाते हैं वहाँ पे भी कंसंट्रेशन इज एसेंशियल, कंसंट्रेशन इज इम्पोर्टेंट। बच्चों एक साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, दिलीप मालानोबिस, एन इंडियन पेडियाट्रिशियन। उन्होंने क्या किया था, वो फर्स्ट डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड द ट्रीटमेंट फॉर डिहाइड्रेशन कॉज्ड बाय डिजीज सच एज डायरिया एंड कलेरा। जब हमको डायरिया कलेरा ऐसा डिजीज होता है तो हमारा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो वो डिहाइड्रेशन के लिए दिलीप मालानोबिस ने डेवलप किया था ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और दैट ओआरएस हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड रिहाइड्रेशन थेरापी। वो बॉडी को करता था और बहुत सारे जान बचा दिया ओआरएस ने। जब डब्ल्यूएचओ ने पॉपुलराइज कर दिया वर्ल्ड वाइड ओआरएस को, तो बहुत सारे जान बच गए। जो डिहाइड्रेशन की वजह से मर जाते थे लोग, उनका जान बच गया ओआरएस की वजह से। किसने फॉर्मुलेट किया था ओआरएस? दिलीप मालानोबिस, एन इंडियन पेडियाट्रिशियन। तो बच्चों कंसंट्रेशन क्या है समझ में आया? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, दैट इज कंसंट्रेशन। तो ये जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हाउ डू वी एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन? बहुत सारे वे होते हैं कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस इन सेवरल वेज।
जो यहाँ पे डिस्कस हम करेंगे जनरली परसेंटेज वाले टर्म डिस्कस करेंगे, और बाकी बहुत सारे टर्म होता है जैसे मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, वो तुम हायर ग्रेड में 11th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ में 9th क्लास में हम परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। मास बाई मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले शुरू करते हैं मास बाई मास परसेंटेज। उसको हम परसेंटेज का सिंबल एम बाई एम और परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिख सकते हैं, जो लिखोगे चलेगा। तो मास बाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। लिखा है तुम्हारे बुक में क्वेश्चन 5.1, mass of solute divided by mass of solution into 100. This method of expressing concentration is used for heterogeneous mixture such as milk powder, spice mixture, वहाँ पे यूज होता है, पैकेज्ड फूड में यूज होता है। और देखो इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, सपोज हम एक मिल्क पाउडर खरीदने गए, उसमें लिखा है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन एवरेज पर 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम में से कितने फैट है। 100 ग्राम मिल्क मिल्क पाउडर अगर हम लेंगे तो उसमें कितने ग्राम फैट होंगे, कितने ग्राम शुगर है, कितने ग्राम फाइबर, कितने ग्राम प्रोटीन, कितने ग्राम सोडियम। देखो यहाँ पे दिया हुआ है फैट है 26 ग्राम। तो अगर परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 26 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। 26% हो गया फैट, 26%। मास बाई मास परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। वैसे ही अगर शुगर देखें 49 ग्राम शुगर है, तो परसेंटेज अगर निकालेंगे 49 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो 49 डब्ल्यू बाई डब्ल्यू 49% हो गया शुगर। तो फाइबर 0%, प्रोटीन 15.5%, सोडियम 0.8 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। तो ये होता है मास बाई मास परसेंटेज। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल 5.1, इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम। यहाँ पे सॉल्यूट हो गया सॉल्ट, क्योंकि कम अमाउंट में 10 ग्राम है, और सॉल्वेंट हो गया वाटर 90 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 10 ग्राम प्लस 90 ग्राम दैट इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया 100 ग्राम। तो अगर मास बाई मास परसेंटेज निकालेंगे, दोनों का निकाल सकते हैं हम, सॉल्ट का मास बाई मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, वाटर का भी मास बाई मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो अगर सॉल्यूट का मास बाई मास परसेंटेज निकालेंगे तो फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे सॉल्यूट है 10 ग्राम, सो 10 ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन निकला 100 ग्राम इंटू 100 ग्राम। तो 100 से 100 कट गया तो आया 10%। तो मास बाई मास परसेंटेज आ गया 10%। इसलिए आंसर 10% एम बाई एम और डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा रेशियो चेंज कर लेते, 20 ग्राम सॉल्ट ले लेते और 80 ग्राम वाटर ले लेते, तो मास बाई मास परसेंटेज क्या होता। देखो मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, अगर मास ऑफ सॉल्यूट 80 ग्राम होता तो 20 प्लस 80 100 ग्राम होता मास ऑफ सॉल्यूशन। और मास बाई मास परसेंटेज अगर हम निकालते तो मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम इंटू 100। 20 ग्राम डिवाइड बाई 100 ग्राम इंटू 100, 100 100 कैंसिल हो जाता, फिर 20% आ जाता मास बाई मास परसेंटेज। तो समझ में आ रहा है मास बाई मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम। फिर दूसरा है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, एक सॉलिड होता है उसका मास लेते हैं, और
जो सॉल्यूशन होता है वो तो लिक्विड में होता है, उसका वॉल्यूम लेते हैं। जो पहले मास बाय मास में दोनों का मास लेते थे, यहाँ पे एक का मास लेंगे, सॉल्यूट का मास लेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इट टेल्स अस हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, वो होता है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये वाला डायग्राम देखो, ग्लूकोज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। कभी कभी हम जब हॉस्पिटल जाते हैं, कभी कभी अगर हमारा बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तो हमें एक मेडिसिन दिया जाता है, हमारे सालाइन के अंदर ग्लूकोज डाला जाता है, ग्लूकोज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। देखो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन मतलब वेन के अंदर दिया जाता है, इंजेक्शन की मदद से वेन के अंदर इन्फ्यूज किया जाता है ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज होता है कितने परसेंटेज, 5%। 5% वेट बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, उस हिसाब से दिया जाता है। और ईच बटल ईच बटल 500 ml कंटेंस ग्लूकोज 25 ग्राम। तो ये जो बटल होता है 500 ml का होता है, उसमें 25 ग्राम ग्लूकोज होता है। ओके, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका और एक एग्जांपल देखो, जो हॉस्पिटल में सालाइन हमें दिया जाता है, जब हम बहुत वीक हो जाते हैं, बॉडी बहुत वीक हो जाता है, तो तब सालाइन दिया जाता है हमको। वो 0.9% होता है जो हमको सालाइन दिया जाता है। सालाइन ड्रिप इन हॉस्पिटल इज यूजुअली 0.9% मास बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड। उसमें क्या होता है, 0.9 ग्राम सॉल्ट होता है इन 100 ml सॉल्यूशन, इसलिए हम बोलते हैं 0.9 ग्राम सालाइन सॉल्यूशन। क्यों 0.9%, क्यों 0.9 ग्राम सॉल्ट मिलाया जाता है, क्यों ज़्यादा नहीं मिलाते, क्यों कम नहीं मिलाते? क्योंकि वो 0.9 ग्राम सैलाइन सॉल्यूशन सेफ होता है हमारे ब्लड के लिए, और जो फ्लूइड लॉस्ट होता है हमारे बॉडी से उसको रिप्लेस करने के लिए सेफ अमाउंट होता है 0.9, इसलिए यूज़ किया जाता है। तो ये दो, एक ग्लूकोज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन जो 5% होता है, और यहाँ पे 0.9% डबल बाई वॉल्यूम ये होता है सालाइन सॉल्यूशन। ये दो रियल लाइफ एग्जाम्पल है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। चलिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल 5.2। इफ 5 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन इन मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो ग्लूकोज 5 ग्राम दे दिया, तो मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया 5 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया 100 ml। तो फॉर्मूला में डाल दो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, 5 ग्राम डिवाइड बाई 100 ml इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो आ गया 5% मास बाई वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? अगर अगर 5 की जगह हम 10 ग्राम ग्लूकोज लेते तो 10 ग्राम डिवाइड बाई 100 इंटू 100, 10% मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज हो जाता। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट, द थर्ड कंसंट्रेशन टर्म इज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज V by V। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन टू मिक्सिबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड। जब दो मिक्सिबल लिक्विड, दो लिक्विड मिल जाएगा, घुल जाएगा, तो फॉर एग्जांपल इन परफ्यूम, परफ्यूम में लिक्विड मिला होता है, मिक्सिबल होता है। कॉस्मेटिक्स, विनेगर, विनेगर में एसिडिक एसिड वाटर मिला होता है, मिक्सिबल लिक्विड होता है। तो वहाँ पे यूज किया जाता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज टेल्स अस हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ हाउ मेनी ml ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट प्रेजेंट है वो बताता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज।
तो फॉर्मूला क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। इफ 1 ml of a liquid pesticide 1 ml of a liquid pesticide is mixed with a sufficient amount of water to form 100 ml of a pesticide spray for rice crop, calculate its volume by volume percentage। तो 1 ml हो गया वॉल्यूम ऑफ पेस्टिसाइड और सॉल्यूट 1 ml, और टोटल ml ऑफ सॉल्यूशन दे दिया 100 ml। तो फॉर्मूला आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। 1 ml डिवाइड बाई 100 ml इंटू 100, 100 कैंसिल हो गया, आ गया 1%। तो ये हो गया 1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो समझ में आ रहा है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और इसका और एक एग्जांपल देख लो जो रियल लाइफ एग्जांपल है। ये देखो, ये डायग्राम दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। वाइट विनेगर 5%, 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एसिडिक एसिड। तो 100 ml वाटर में, इसका मतलब क्या, 100 ml वाटर में 5 ml एसिडिक एसिड मिला के 5% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम विनेगर, व्हाइट विनेगर बनाया जाता है। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का। तो तीनों समझ में आ गया। तो कॉमनली इंडस्ट्री में वेट बाई वेट परसेंटेज यूज होता है, और ये जो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ये मेडिसिन सेक्टर में यूज होता है, और ये वॉल्यूम में फूड वगैरह में यूज होता है, जैसे विनेगर। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉज एंड पॉन्डर। पहला क्वेश्चन, ए कॉमन टैल्कम पाउडर contains 4% mass by mass zinc oxide which acts as antiseptic। एक टैल्कम पाउडर है जिसमें 4% मास बाय मास परसेंटेज जिंक ऑक्साइड है जो एंटीसेप्टिक के हिसाब से काम करता है। तो हाउ मच जिंक ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ टैल्कम पाउडर। तो 300 ग्राम टैल्कम पाउडर में कितने अमाउंट ऑफ जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट है, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो, टैल्कम पाउडर तो 300 ग्राम दिया हुआ है ना, टोटल टोटल 300 ग्राम टैल्कम पाउडर। तो ये जो 300 ग्राम ये टोटल मास हो गया, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 300 ग्राम। और दिया परसेंटेज दे दिया 4%। 4% मास बाई मास होता है ना, तो परसेंटेज मास बाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता था, मास बाई मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो 4% दे दिया, लेफ्ट साइड में हो गया 4%। 4% इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट हमको निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन 300 ग्राम इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, 4% इंटू 300 ग्राम डिवाइड बाई 100। देखो बहुत आसान है, टोटल मास इंटू परसेंटेज कंसंट्रेशन। 300 टोटल मास 300 इंटू 4% मतलब 4/100, 4/100 मतलब 0.04। तो 300 इंटू 0.04 दैट इज इक्वल टू 12 ग्राम। सो 12 ग्राम जिंक ऑक्साइड होता है 300 ग्राम ऑफ टैल्कम पाउडर में। समझ में आ रहा है, सिंपल यहाँ पे परसेंटेज दे दिया ना, तो परसेंटेज की जगह मास में मास परसेंटेज हमें 4% लिख दिया, और जो दूसरे साइड में मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन था, तो मास ऑफ सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कर दिया इधर परसेंटेज में, 4% में 300 ग्राम मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, योर मदर गिव्स यू ए बॉटल ऑफ ऑरेंज जूस कंसंट्रेट टू मिक्स विथ वाटर। तुम्हारा मम्मी ने तुमको ए बॉटल ऑफ ऑरेंज जूस कंसंट्रेट दिया वाटर में मिलाने के लिए, और उसको तुम्हारे दोस्तों को देने के लिए। सी आस्क्स यू टू मिक्स 2 tablespoons ऑफ द कंसंट्रेट विथ वाटर। 2 चम्मच जो ऑरेंज कंसंट्रेट
ऑरेंज जूस कंसनट्रेट था, उनमें से 2 चम्मच पानी में मिला के एक ग्लास टम्बलर में पानी लेंगे और उसमें 2 चम्मच ऑरेंज जूस कंसनट्रेट मिलाएंगे। अगर एक टेबल स्पून, 1 चम्मच 15 ml होता है और तुमको 150 ml जूस बनाना है पर पर्सन, तो परसेंटेज वॉल्यूम कितना होगा? तो कैसे करेंगे? देखो, अगर 1 टेबल स्पून 15 ml, तो 2 टेबल स्पून कितना होगा? 30 ml। तो 30 ml हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया 150 ml। तो वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा? मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो गया 30 ml, 15 प्लस 15 30, 30 ml डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम 150 इंटू 100। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकलेगा? 20%। आसान है, 20% निकलेगा आंसर। तो मिक्सचर, ये तो मिक्सचर, ये 20% वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑरेंज जूस कंसनट्रेट। थर्ड क्वेश्चन, vinegar used as a food preservative and additive contains 5% V by V acetic acid. Glacial acetic acid is a liquid that is 100% acidic। जो हमारा विनेगर होता है उसमें, यहाँ पर डायग्राम मैंने दिखाया था, व्हाइट विनेगर 5% वॉल्यूम एसिडिक एसिड होता है, लेकिन जो ग्लासियल एसिडिक एसिड होता है वो 100% एसिडिक एसिड होता है। तो अगर हमें ग्लासियल एसिडिक एसिड जो 100% एसिडिक एसिड होता है उसमें हमको विनेगर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? सवाल ये है, बहुत सिंपल। जो ग्लासियल एसिटिक एसिड होगा प्योर वाला, उसमें से अगर हम 5 ml ले ले और 100 ml वाटर उसके साथ मिला दे, 5 ml ग्लासियल एसिटिक एसिड विथ 100 ml वाटर, नहीं, टोटल टोटल हमें 100 ml बनाना है ना। तो 5 ml ग्लासियल एसिटिक एसिड और 95 ml वाटर, तो 100 ml हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे? पहले हम 95 ml वाटर ले लेंगे और उसके साथ 5 ml ग्लासियल एसिटिक एसिड मेजर करके धीरे धीरे मिक्स करेंगे, तो मिक्स हो जाएगा आराम से। आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल गया तुमको। तो हमें क्या करना है? हमेशा पहले वाटर लेना है और वाटर के साथ एसिड धीरे धीरे मिलाना है, सेफ्टी के लिए, क्योंकि हीट जनरेट होता है सॉल्यूशन, इंटेंस हीट जनरेट होता है सॉल्यूशन, तो इसीलिए ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। तो समझ में आ गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर? 5 ml ग्लासियल एसिड लेना है, वो उसको 95 ml वाटर के साथ मिलाना है, तो हमारा 5% वॉल्यूम विनेगर मिल जाएगा हमको, जिसको हम फूड प्रिजर्वेटिव के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया तीनों परसेंटेज, मास बाय मास वॉल्यूम, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी किया हम लोगों ने, रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देखा। अब चलिए देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंसेस। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? सॉल्युबिलिटी is the maximum amount of solute that dissolves in a fixed quantity of solvent at a given temperature। एक गिवन टेम्परेचर में जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो सकता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सपोज हमने 100 ml सॉल्वेंट लिया या 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया, उसमें कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है at a given temperature, that is called solubility। और
the solution that cannot dissolve any more solute at that temperature is called a saturated solution. उसी टेम्परेचर में मैक्सिमम जितना डिजल्व होना होगा वो डिजल्व हो गया और डिजल्व नहीं हो सकता, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे? जिसमें और सॉल्यूट डिजल्व हो सकता है उसी टेम्परेचर में। सैचुरेटेड किसको बोलेंगे? जिसमें मैक्सिमम जितना सॉल्यूट डिजल्व होना था वो डिजल्व हो गया और सॉल्यूट डिजल्व नहीं हो सकता उसी टेम्परेचर में, तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ हम और सॉल्यूट ऐड करेंगे तो सॉल्यूट डिजल्व होगा। जो लिक्विड सॉलिड, जहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट होता है, सॉलिड सॉल्यूट होता है, जैसे सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, अगर उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ गैसेस डिजॉल्विंग लिक्विड्स, अगर कोई गैसियस सॉल्यूशन होगा जहाँ पे गैस डिजॉल्व होगा लिक्विड में, वहाँ पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। यह है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक गैसियस एक लिक्विड, जहाँ पे सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट, वहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। लेकिन अगर सॉल्यूट गैस हो गया, सॉल्वेंट लिक्विड, सॉल्यूट गैस, गैस डिजॉल्व्ड इन लिक्विड, वहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है और वही सॉल्युबिलिटी के हिसाब से ही हम सेपरेट कर सकते हैं सब्सटेंस को मिक्सचर से। कितने टेम्परेचर में भापर होगा, पानी भापर हो जाएगा, सॉल्यूट रह जाएगा, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी के हिसाब से ही हम सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है सब्सटेंस की, सॉल्यूशन की। अब हम देखते हैं, लेट अस रिप्रेजेंट सॉल्युबिलिटी ग्राफिकली। सॉल्युबिलिटी को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये देखो एक ग्राफ दिया हुआ है तुम्हारे बुक में। कंसिडर वाटर एज अ सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट ले लिया वाटर और उसमें दो कंपाउंड, कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, सॉल्यूट के हिसाब से लिया, दो सॉल्यूट लिया, सॉल्यूट ए और सॉल्यूट बी, और दोनों सॉल्यूट ए और सॉल्यूट बी का सॉल्युबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट है। और अगर हम ग्राफ में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कंपाउंड बी का अलग सा कर्व आएगा, कंपाउंड ए का अलग सा कर्व आएगा, और ये जो ग्राफ होता है सॉल्युबिलिटी, जिसमें हम टेम्परेचर एक्स एक्सिस में लेते हैं, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस में टेम्परेचर लिया हुआ है और वाई एक्सिस में सॉल्युबिलिटी लिया हुआ है। तो ये जो ग्राफ होता है सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व। ये ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी कर्व। देखो सॉल्युबिलिटी कर्व ए के लिए अलग है, ए के लिए एक स्ट्रेट लाइन सा ग्राफ है, और बी के लिए थोड़ा सा कर्वी लाइन है और ज़्यादा स्टीप है। जो बी का कर्व है ज़्यादा स्टीप है, ए का कर्व इतना स्टीप नहीं है। समझ में आ रहा है? ये ग्राफ देख लिया तुम लोगों ने, एक्स एक्सिस में लिया टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, अप टू 80 डिग्री सेल्सियस। फिर वाई एक्सिस में लिया सॉल्युबिलिटी आज पर 100 ग्राम वाटर, 50 ग्राम, 100 ग्राम, ऐसे 400 ग्राम तक लिया, लिख दिया। फिर जो ऑब्जर्व किया उसी हिसाब से पॉइंट आइडेंटिफाई किया और पॉइंट को जॉइन किया और कर्व बनाया, कंपाउंड ए का कर्व, कंपाउंड बी का कर्व। तो ये ग्राफ के हिसाब से, ये ग्राफ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तुमको, उसको ऑब्जर्व करके कुछ तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर दो। पहला क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। देखो 20 डिग्री सेल्सियस का एक्स एक्सिस में नीचे
10 के बाद 20 लिखा है तो वही 20 डिग्री सेल्सियस। तो उसी 20 डिग्री सेल्सियस में जो कंपाउंड ए की सॉल्युबिलिटी आएगा वाटर में 60 डिग्री सेल्सियस में 20 डिग्री सेल्सियस में जो सॉल्युबिलिटी आएगा वो कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा 60 डिग्री सेल्सियस में जितना आएगा। तो ऑब्वियसली ये जो लाइन है ये कर्व से ऑब्वियसली पता चल रहा है क्योंकि ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 60 डिग्री सेल्सियस में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, 20 डिग्री सेल्सियस में सॉल्युबिलिटी कम है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? लेस देन। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन इट्स सॉल्युबिलिटी एट 50 डिग्री सेल्सियस। फिर दिया है दूसरा क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी में भी वही हो रहा है। टेम्परेचर जितना बढ़ रहा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, वैसे 80 तक जितना बढ़ रहा है टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रहा है। 150, 200, 250, 300, 350 सॉल्युबिलिटी बढ़ता जा रहा है। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन, यहाँ पे भी लेस देन ही होगा, लेस देन इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस में ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगा आज कंपेयर 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस में सॉल्युबिलिटी कम होगा आज कंपेयर टू 60 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए लेस देन होगा आंसर। आखिरी क्वेश्चन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेस मोर देन दैट ऑफ डैश विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो फिल इन द ब्लैंक्स, किसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा बढ़ रहा है, कंपाउंड ए का या बी का? ऑब्वियसली कंपाउंड बी का, क्योंकि उसका जो कर्व है ज़्यादा स्टीपर कर्व है, ज़्यादा तेजी से ऊपर उठ रहा है उसका कर्व कंपाउंड बी का। So the solubility of compound B increases more than that of compound A with an increase in temperature. तो तीनों सवाल का आंसर मिल गया ग्राफ से। आखिर में, what do you think will happen if you make a saturated solution at a higher temperature and cool it slowly? अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम बनाएंगे हायर टेम्परेचर में तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा टेम्परेचर हायर टेम्परेचर में। अगर इसको ठंडा कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, कूल इट स्लोली, क्या होगा? टेम्परेचर घट जाएगा, सिंपल। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? शुरू किया मिक्सचर से, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, क्लासिफाई किया मिक्सचर को। फिर हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, सॉल्यूट के बारे में पढ़ा, सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा। फिर हम आए कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन क्या होता है उसका कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल, ओआरएस के बारे में पढ़ा, दिलीप मालानबिस के बारे में पढ़ा, जिन्होंने ओआरएस को फॉर्मुलेट किया था। फिर सॉल्यूशन का कैसे, सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और कंसंट्रेशन को जनरली 3 टर्म हमने पढ़ा, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फिर उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देखा, उसके बारे में क्वेश्चन भी किया फॉर्मूला को लेके। फिर तीनों पॉज एंड पंडर के क्वेश्चन थे, वो तीनों का क्वेश्चन का सोल्यूशन किया। फिर हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजल होता है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट ए गिवन टेम्परेचर। फिर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, लिक्विड के ऊपर, गैस के ऊपर। फिर पढ़ा सॉल्युबिलिटी को ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करता है, सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होता है। तो समझ में आया? जो डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। आज के लिए इतना ही।